हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की लास्ट क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 5 में हमने SN1 और SN2 रिएक्शंस की बात करी थी और आज की क्लास में हम बात करेंगे SN1 और SN2 के स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पे यानी उनके ऑप्टिकल रोटेशन पे। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट का मतलब हमें स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करनी है। क्लास 11th में जब हमें GOC पढ़ाया जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमें वहाँ पे आइसोमेरिज्म समझाया जाता है। आइसोमेरिज्म क्या है? जब हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन के आ रहे हो तो वो कहलाता है आइसोमेरिज्म और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं आइसोमर्स। फिर हमने आइसोमेरिज्म को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था। एक था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें हमने अलग अलग तरह के टाइप्स पढ़े थे कि चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है, फंक्शनल थी, मेटा थी, इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चरल थे। और दूसरी हमने बात करी थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म बेसिकली दो ग्रुप में क्लासिफाई होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। अब स्टीरियो के भी हमने तीन पार्ट या तीन क्लासिफिकेशन की बात करी थी कि तीन ग्रुप में हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ज्योमेट्रिकल था जिसमें हमने सिस और ट्रांस पढ़ा था एल्कीन्स में, एक कन्फॉर्मेशनल था जो हमने एल्केन्स में पढ़ा था कि कन्फॉर्मर्स बन के आते हैं, और एक हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात भी करी थी जिससे ऑप्टिकल आइसोमर्स बन के आ रहे थे, डी फॉर्म और एल फॉर्म। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ही बात करनी है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स यहाँ पे समझने पड़ेंगे जो हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, जिसको शॉर्ट में अब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा हुआ है PPL। प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, कायरल कार्बन क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स क्या हैं। फिर SN1 और SN2 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, क्योंकि ये इतना पोर्शन तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी कि कौन सा रिएक्शन SN1 या SN2 में से रिटेंशन देता है और कौन सा इन्वर्जन देता है कॉन्फ़िगरेशन का। और इसी के साथ एक और टर्म है रेसिमाइजेशन, जिसको हमें डिस्कस करना है। अब हम पहले समझते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या है। जब हम ऑर्डिनरी लाइट की बात करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट, तो हम ऑर्डिनरी लाइट में जानते हैं कि जितने भी रेडिएशंस उसके अंदर हैं वो अलग अलग वेवलेंथ के हैं। यानी जो ऑर्डिनरी लाइट है, ये हमारी अगर ऑर्डिनरी लाइट हम इसको बोलें तो इसके वाइब्रेशंस जो हैं वो सारे ही डायरेक्शंस में होंगे, राइट। लेकिन अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को एक पोलराइज़र के थ्रू, और वो पोलराइज़र यहाँ पे क्या है, निकोल प्रिज्म, ये इनके इन्वेंटर के नाम पे नाम दिया गया है निकोल प्रिज्म। अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करें तो जो लाइट है उसके वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं। और जब लाइट के वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में हो तो हम उस लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब अगर इस प्लेन पोलराइज लाइट को हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वा सोल्यूशन बनाया और उसके थ्रू अगर पास कर रहे हैं, और ये प्लेन पोलराइज लाइट अगर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करे, उसको डिविएट कर दे, राइट, यानी एक पर्टिकुलर एंगल से उसको बेंड कर दे, रोटेट कर दे, तो वो जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं, राइट। और ये रोटेशन या ये जो लाइट बेंड हो रही है, रोटेट हो रही है, अगर ये राइट साइड हो रही है तो हमारे पास जो आइसोमर बन के आता है, ऑप्टिकल आइसोमर बन के आता है, उसको हम बोलते हैं डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म, राइट। डेक्स्ट्रो जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट। तो अगर राइट साइड रोटेशन हो रहा है तो हमारे पास डी आइसोमर बन के आएगा, डी फॉर्म बन के आएगा, जिसको हम प्लस से भी डिनोट करते हैं। और यही अगर प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो लेफ्ट साइड रोटेट हो जाए, लेफ्ट साइड, तो जो हमारे पास आइसोमर बन के आएगा उसको हम बोलते हैं लीवो फॉर्म और एल फॉर्म। तो यहाँ पे जो बनेगा वो होगा एल फॉर्म, राइट। अब एक पॉसिबिलिटी और है कि हो सकता है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल से रोटेट नहीं कर रहा है। अगर रोटेशन नहीं हो रहा है, नो रोटेशन वाली कंडीशन है, तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
ये यहाँ पे आ जाएगा इन, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो नहीं करेगा। और ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि प्लेन पोलराइज लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल से बेंड करना, रोटेट कराना, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। और अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड ये नहीं कर रहा है, यानी वो एक कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है, उसमें कोई भी रोटेशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, राइट। अब जो हम बात कर रहे हैं, ये प्लेन पोलराइज लाइट एक एंगल से जो है वो रोटेट हो जाती है, राइट, एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। कभी कभी ये डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, एंगल थ्रू विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड, दैट इज ओनली कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। और कितने एंगल से ये रोटेट हो रही है, इसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से या किस इक्विपमेंट से मेजर करेंगे, तो वो है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर से हम ये मेजर करते हैं कि पर्टिकुलर जो लाइट है वो कितने एंगल से रोटेट हुई, तो उसके लिए जो एपरेटस यूज़ हो रहा है वो है पोलैरीमीटर। और ये जो कंपाउंड्स स्पेसिफिक रोटेशन शो कर रहे हैं, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहे हैं, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। क्या है इसकी डेफिनेशन, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरिंग ओनली इन द बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो, लेकिन उनका बिहेवियर जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट के तरफ डिफरेंट आ रहा है। यू कैन सी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर रहा है, राइट साइड रोटेट कर रहा है, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, और कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो ये रोटेशन शो ही नहीं कर रहा है। तो कंपाउंड्स का अलग अलग बिहेवियर आता है टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट, राइट। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और यहाँ पे जो अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो राइट साइड रोटेट कर रहा है उसको हमने बोला डेक्स्ट्रो, जो लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को उसको हमने बोला लीवो। तो हमारे पास ये जो बनकर आए हैं अलग अलग फॉर्म्स, उनको हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे पास दो हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक कहलाता है डेक्स्ट्रो फॉर्म, और दूसरा कहलाता है लीवो फॉर्म। लीवो, जिसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लीवो फॉर्म। और ये जो डेक्स्ट्रो और लीवो होंगे ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो कंपाउंड्स हैं उनके जो ऑप्टिकल आइसोमर्स बन के आ रहे हैं, यानी दोनों आइसोमर्स बन रहे हैं, अगर उनकी ऑप्टिकल पावर्स इक्वल हो लेकिन साइन अपोजिट हो, मतलब ये कहें कि हमारा 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो बन के आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, ये डी और एल फॉर्म का मिक्सचर है, डी एल मिक्सचर कहलाते हैं। जितना डी फॉर्म बनेगा उतना ही एल फॉर्म बनेगा, यानी जितना प्लस है उतना ही माइनस में भी हमारे पास आ रहा है, जितना डेक्स्ट्रो है उतना लीवो आ रहा है। ये कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर। और जो रेसिमिक मिक्सचर्स होते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो हमारे पास कुछ टर्म्स क्लियर हो गए, जैसे हमने बात करी थी प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, राइट। ऐसी लाइट जिसके वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में हो वो प्लेन पोलराइज लाइट है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की हमने बात कर ली कि अगर हम उस प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू पास करते हैं, उसका एक्वस सोल्यूशन बना के उसके थ्रू पास करते हैं, तो जो लाइट रोटेट हो रही है एक पर्टिकुलर एंगल से, वही उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है। अब जो ये कंपाउंड है, जो हमने कहा कि जो लाइट को रोटेट कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एंगल से रोटेट कर रहे हैं, यानी स्पेसिफिक रोटेशन शो कर रहे हैं,
राइट, किस तरह के कंपाउंड होंगे? तो ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें कायरल कार्बन हो, कायरल कार्बन हो, यानी मॉलिक्यूल हम इस तरह का लेंगे, भाई कार्बन तो होगा ही होगा, तो कार्बन वाला ऐसा मॉलिक्यूल हम लेंगे जिसमें मॉलिक्यूल में सिमेट्री ना आ रही हो, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। यानी अगर मॉलिक्यूल को हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहें तो हम ना कर पाए, और इसी को ही हम बोलते हैं एसिमेट्री, यानी मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं आ रही है। तो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है कि जिसके साथ हम जब पर्टिकुलर और कंपाउंड को, या ये कहें कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, राइट, उसके साथ अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट का इंटरेक्शन देखना चाहें तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता ही करता है। कायरल कार्बन जब भी होगा, जैसे ये कार्बन अगर हमने ले लिया, उसके साथ हमेशा जो ग्रुप लगे होंगे, यानी 4 ग्रुप होंगे, क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, कि चारों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। से अगर हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इसके साथ एक H लगा दिया, एक CH3 लगा दिया, एक हमने यहाँ पे OH लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया हमने C2H5। C2H5 मतलब CH2CH3, यानी इधर जो है वो CH2 ग्रुप आएगा। तो अगर पूछा जाए ये कार्बन कायरल कार्बन है, तो यस, ये कार्बन हमारा जो होगा वो कायरल कार्बन होगा। क्यों कायरल कार्बन आ रहा है? क्योंकि अगर हम इस मॉलिक्यूल को, जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, इसको दो इक्वल हाफ में किसी प्लेन से डिवाइड करना चाहें तो वो नहीं पॉसिबल है। अगर हम इधर से डिवाइड करेंगे तो इस साइड में H और C2H5 आ रहा है, ऐसे डिवाइड करेंगे तो HCH3 इधर है और C2H5 OH उधर है, मतलब मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन अभी यही अगर हम यहाँ पे एक H यहाँ पे लगा देते तो मॉलिक्यूल में पॉसिबिलिटी थी कि मॉलिक्यूल जो है उसमें सिमेट्री आ जाती है, और जो कार्बन होता है उस केस में, उस कार्बन को हम बोलते हैं ए कायरल कार्बन, ए कायरल कार्बन। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, शो करने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए? कायरल इन नेचर होना चाहिए। इसका मतलब उसके साथ जो चारों ग्रुप अटैच्ड हो वो चारों ग्रुप डिफरेंट हो। जैसे अगर हम लैक्टिक एसिड के फॉर्मूला की बात करें, या लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो लैक्टिक एसिड होता है कार्बन और उसके साथ CH3, देन H, एक OH आता है और COOH ग्रुप आता है, ये लैक्टिक एसिड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैक्टिक एसिड क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, कायरल कार्बन देख लीजिए, इसमें कायरल कार्बन है, यस, ये जो कार्बन है इसके साथ इधर CH3, इधर H, इधर OH, उधर COH है, यानी चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। तो ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशन यही है कि जो कार्बन है वो कायरल इन नेचर होना चाहिए, यानी कि एसिमेट्रिक होना चाहिए, उसमें सिमेट्री नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम उसकी मिरर इमेज बनाएं तो मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए, यानी इस मॉलिक्यूल की अगर हमने मिरर इमेज बनाई है, उस मिरर इमेज को अगर हम यहाँ पे इम्पोज करना चाहें तो वो एग्जैक्टली सेम ग्रुप एक साइड में ना आ रहे हों, उसको हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, राइट। तो दिस इज अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी एज वेल एज कायरल कार्बन। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हमारा है कि SN1 और SN2 में किस तरह से रिटेंशन और इन्वर्जन आता है कॉन्फ़िगरेशन का। और इसी में फिर हमारे पास एक टर्म और आएगा, ये आपसे कभी कभी 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, व्हाट आर इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? तो इनैंशियोमर्स आर द कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। हमने एक कंपाउंड लिखा, एक ऐसा कंपाउंड लिखा जिसमें कायरल कार्बन हो, उसकी मिरर इमेज बना ली, और मिरर इमेज बनाने के बाद जब हम मिरर इमेज को उठा के ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो वो क्या है? नॉट सुपर इम्पोजेबल है। तो अगर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की एंड आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, उनको हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। और ये फिनोमिना फिर क्या कहलाएगा? इनैंशियोमेरिज्म। अब हमारे पास एक सपोज ये मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने यहाँ पे ये रेड पेन से लिखा है, एक ये मॉलिक्यूल है, इसमें एक कार्बन देखिए, ये कार्बन जो है क्या ये कायरल कार्बन है? तो इसके लिए पहले हम देखते हैं इसके साथ ग्रुप क्या क्या लगे हुए हैं। तो इस साइड में हमने यहाँ पे A ग्रुप लगा दिया, इधर B ग्रुप लगा हुआ है, इधर C ग्रुप लगा हुआ है, एक वेज एंड डैश स्ट्रक्चर बनाया है बेसिकली, और इधर OH लगा हुआ है। तो सारे ग्रुप डिफरेंट हैं, ठीक है। हम इसको OH को अगर यहाँ पे D ग्रुप बोलते हैं कि D ग्रुप लगा हुआ है, तो A B C D चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये जो कार्बन होगा दिस विल बी कायरल इन नेचर, इसमें कायरल सेंटर होगा, एसिमेट्रिकल कार्बन होगा, ये कायरल इन सेंटर है, कायरल कार्बन है।
अब हमने SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ी थी। SN1 और SN2 रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक न्यूक्लियोफाइल आके एक और पावरफुल न्यूक्लियोफाइल आके क्या करता है, जो ऑलरेडी उसमें एक न्यूक्लियोफाइल लगा होगा उसको रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, राइट। तो हमने ये एक कंपाउंड लिखा और उसमें हम ये दिखा रहे हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं न्यूक्लियस लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो इस OH पे अटैक करेगा। और जब ये OH पे अटैक कर रहा है तो जिस साइड में OH लगा हुआ है अगर उसी साइड में न्यूक्लियोफाइल हमारा लगा, ठीक है, कंपेयर करके आप देखिए, ये C के साथ इधर A था, इधर A आ रहा है, ये इधर जो वेज स्ट्रक्चर है उसके साथ वेज बॉन्ड है, उसके साथ ये C था, ऐसे ही C इधर भी है, B यहाँ है और इसको हटा के यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग गया। यानी जो ओरिजिनल पोजीशन थी जहाँ पे ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल लगा था, सेम उसी जगह पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, जुड़ रहा है कार्बन के साथ। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन में, मॉलिक्यूल की सिमेट्री में कोई चेंज आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। जो ओरिजिनल सिमेट्री थी, जो नया प्रोडक्ट बन के आया न्यूक्लियोफाइल के साथ, जिसने अटैक किया था इस पर्टिकुलर OH ग्रुप के ऊपर, उसकी सिमेट्री और इसकी सिमेट्री जो प्रोडक्ट बना है, सिमेट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जब सिमेट्री में, कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में, मॉलिक्यूल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन हुआ है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, रिटेंशन, राइट। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है जो हमने देखा था SN2 रिएक्शन में। SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी की हम बात करेंगे, इसलिए कार्बन कायरल होना चाहिए। यहाँ पे भी यही है, A, B, C अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं और साथ में न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है जो डिफरेंट है। तो चारों जो कार्बन के साथ ग्रुप लगे हुए हैं ये डिफरेंट है। इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो जब बैक साइड से अटैक करेगा, यानी OH लगा हुआ था इस डायरेक्शन में, ये देखिए यहाँ पे OH लगा हुआ था इस डायरेक्शन में, राइट। और बैक साइड से जब न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया तो इस OH की जगह पे यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। यू कैन सी कि जो C हमने यहाँ इस साइड में बनाई थी, अब C यहाँ पे आ रही है, ठीक है, एक तरह से मिरर इमेज बन के आ रही है। B जो है इस साइड में आ गया, OH इधर लगा हुआ था, अब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड में आया है। यानी जो मॉलिक्यूल है उसकी सिमेट्री पूरी चेंज हो चुकी है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा चेंज हो चुका है। और अगर इस तरह से कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, बिल्कुल इन्वर्ट हो जाए, उल्टा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब आप SN1 और SN2 रिएक्शन को याद करिए कि SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा था। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमेशा बैक साइड से ही अटैक करता है, हमेशा बैक साइड से अटैक करता है। तो उसमें हमेशा हमें क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही देखने को मिलेगा, राइट। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल क्या होगा, उलट जाएगा। अब पहले हम SN2 की बात कर लेते हैं, SN2, राइट। अब SN2 के लिए हमने ले लिया इस तरह से C2H5 लगा दिया यहाँ पे, राइट। और ये आ गया CH3 और ये आ गया हमारा H और ये इधर OH है। तो कार्बन जो है वो कायरल इन नेचर है, यस, कार्बन कायरल नेचर है, तो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे। अब इस पे क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये कहाँ से करेगा, ये बैक साइड से, यहाँ से अटैक करेगा। अब अगर ये यहाँ से अटैक कर रहा है तो हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर बन के आएगा उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बिल्कुल पलट जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये H इधर आ गया, बिल्कुल पलट गया, H इस साइड में आ गया, ये CH3 यहाँ पर होगा और जो वेज होगा इस वेज के साथ अब H आ जाएगा, पूरा इन्वर्ट हो जाएगा, राइट। पहले डैश के साथ H था, अब वेज के साथ ये यहाँ पे H आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, राइट। और OH ग्रुप यहाँ से लीविंग ग्रुप हो जाएगा, OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो इसमें आप हो क्या रहा है, यू कैन सी कि पूरा का पूरा इन्वर्ट हो गया, जो स्ट्रक्चर था वो इन्वर्ट हो गया, जो कॉन्फ़िगरेशन था वो इन्वर्ट हो गया। तो यानी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जो SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म में हमेशा क्या चलेगा, इन्वर्जन ही चलेगा, इन्वर्ट होकर आएगा। अब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अगर बोला जाए कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टीरियो सेंटर, यानी कि कायरल कार्बन की प्रेजेंस की वजह से
स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टीरियो सेंटर द कॉन्फिग्रेशन ऑफ एन आटम अलोंग द एक्सिस चेंजेस, दिस इज ओनली कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। और SN2 में हमेशा हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन देखने को ही मिलेगा। और ऊपर भी हम थोड़ा सा एक करेक्शन कर दें, हमने इन्वर्जन की यहाँ पे जब बात करी थी तो ये हमारा जो इधर वेज के साथ C था, अभी यहाँ बेसिकली वेज के साथ आ जाएगा B, और ये हो जाएगा हमारा C डैश के साथ C, तो पूरा इन्वर्ट हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। SN1 रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या था? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमने कहा था कि ये जो रिएक्शन है इसमें 2 स्टेप्स आते हैं। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पूरा का पूरा जो उसके साथ ग्रुप लगा होगा, न्यूक्लियोफाइल लगा होगा, वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के इन्फ्लुएंस में वो निकल जाता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो आके कार्बोकेटाइन या पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। ये SN1 है। अब जब हम SN1 में ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो कार्बन के साथ अगेन क्या होना चाहिए? सारे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे ये ग्रुप्स लगा लिए, C2H5 लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है और इधर H लगा हुआ है, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आया है। यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर OH ग्रुप था तो यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। अब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल आया, ये नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, और जो स्ट्रक्चर है देखिए वो क्या बन के आएगा, और इस कार्बन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। कोई डिफरेंस आ रहा है अरेंजमेंट ऑफ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, एटम्स लगे हुए हैं, कोई डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है। ज्योमेट्री चेंज हुई है? नहीं चेंज हुई है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है? नहीं चेंज हुआ है। एज इट इज़ आ रहा है, एज इट इज़। तो जब कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रहता है, यानी रिटेन करता है, जैसा था वैसे ही है, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। रिटेंशन। तो SN1 में क्या हो रहा है? रिटेंशन हो रहा है। लेकिन अभी SN1 में एक पॉसिबिलिटी और भी है। SN1 में इन्वर्जन भी हो सकता है। इन्वर्जन किस तरह से हो सकता है? जब अटैक हो रहा है तो इस साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो रिटेंशन हुआ, लेकिन ये ऑपोजिट साइड में यहाँ पे क्या है? स्मॉल h लगा हुआ है, जो बहुत ही छोटा होता है साइज में। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक करे, और अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके जुड़ जाएगा, राइट। और बाकी सारे ग्रुप एज इट इज़ रहेंगे। ये C2H5 आ गया, ये H आ गया, ये आ गया H, और ये CH3। अभी यू कैन सी के ज्योमेट्री में चेंज आ चुका है, मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स था वो चेंज हो चुका है। न्यूक्लियोफाइल अभी बैक साइड में यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। इन्वर्जन। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम SN1 में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में बात करते हैं तो रिटेंशन तो है ही है, लेकिन रिटेंशन के साथ इन्वर्जन भी होता है। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर दोनों जो ये बन के आ रहे हैं, एक नया कंपाउंड ये बना, एक नया कंपाउंड ये बना, अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं, राइट, तो रेसिमिक मिक्सचर भी बन सकता है। यानी अगर हम इसमें बात करें कि इसमें हमारा, इसको अगर हमने बोला A और इसको बोला अगर हमने B, और A प्लस B जो है, A भी 50% आ रहा है और B भी 50% बन के आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। और तब ये रेसिमिक मिक्सचर, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इक्वल अमाउंट में बनना चाहिए और इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं, तो यानी कि इसमें एक पॉसिबिलिटी और क्या आ गई? रेसिमाइजेशन की भी, रेसिमाइजेशन। तो SN1 मैकेनिज्म जो है उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, और रेसिमाइजेशन भी हो सकता है। इन्वर्जन की डेफिनेशन तो हमने समझ ली थी। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन क्या है? तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मींस द सिमेट्री ऑफ द सबस्ट्रेट, जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो सबस्ट्रेट है, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन इज सेम, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन। और आपको याद क्या रखना है कि
स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए नंबर वन चीज़ जो कार्बन है, जो भी मॉलिक्यूल हमने लिया है, जो भी हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट या कंपाउंड लिया है, उसमें कार्बन जो है वो कायरल इन नेचर होना चाहिए, तभी ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी। पॉइंट नंबर 2 जो आपको याद रखना है कि 2 तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, और वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म और लीवो फॉर्म। और अगर कहीं पे ये दोनों इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं, यानी इक्विमोलर कंसंट्रेशन आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर्स। और नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है कि रेसिमिक मिक्सचर्स हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये कि SN2 में हमेशा हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर SN1 रिएक्शन होगी तो SN1 में रिटेंशन की भी पॉसिबिलिटी है, इन्वर्जन की भी पॉसिबिलिटी है, और उसके साथ साथ रेसिमाइजेशन की भी पॉसिबिलिटी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।